डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ते हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले जब हम किसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो उसके हेडिंग को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप उसके हेडिंग को आप समझ जाते हैं तो समझिए कि पूरा कंटेंट आपको समझ में आ गया। यहाँ ये जो एक छोटा सा टॉपिक है, ये जेनेटिक्स का एक पार्ट है, क्लास 12th में ये पढ़ना है और NCERT से रिलेटेड है। और यहाँ आपको मेडिकल में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको मैंने अपने नोट्स में क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को यदि देखेंगे, भले ये आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रहा होगा लेकिन आपके जीवन को ये कलरफुल कर देगा। तो देखिए, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आज हम लोगों को पता है कि जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। आज हम लोग को अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि जो कुछ जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है और कुछ जीवों में RNA है। अब जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? तो जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या करता है कि पेरेंट से कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है उसके ऑफस्प्रिंग में, यानी उसके बच्चे में। तो जो पेरेंट्स हैं यानी माता पिता हैं, उनसे जो गुणों को, जो भी गुण है उनके अंदर, वो गुण उनके बच्चों में जेनेटिक मटेरियल के ज़रिए ही जाता है। लेकिन 1928 के पहले तक किसी भी लोगों को पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा ऐसा मटेरियल है जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जाता है। तो इसी वजह से ये जो हेडिंग बना है कि द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पार्टिसिपेट किया पता लगाने में कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, अगले जनरेशन में कौन सा मटेरियल जाता है। बहुत लोगों का मानना था कि प्रोटीन चला जाता है, बहुत लोगों का मानना था कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कुछ भी अगले जनरेशन में जा सकता है। एग्जैक्ट किसी की जानकारी कुछ भी नहीं थी। तो अब किसी चीज़ को ढूंढना हो तो उसके लिए तो सबूत चाहिए। तो एविडेंस फ्रॉम द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल के बारे में जो एविडेंस मिलना, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। सबूत कहाँ से मिलना शुरू हुआ? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन से। अब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस का मतलब होता है बदल जाना, रूप का बदल जाना। किसके रूप का बदल जाना? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के फॉर्म में क्या हो जाना? बदल जाना। तो बदलेगा क्यों? जब तक कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं करेगा तब तक बदलने वाला तो कुछ है नहीं। तो सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन से मिलता है जेनेटिक मटेरियल का। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किसने किया था? तो एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1928 को। इन्होंने क्या किया? अब इनके एक्सपेरिमेंट पे चले जाते हैं कि कैसे इन्होंने जेनेटिक मटेरियल का सर्च किया। तो ही यूज्ड 2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स का मतलब हो गया टाइप। तो इन्होंने 2 तरीके के बैक्टीरिया, एक ही बैक्टीरिया है उसका 2 टाइप है। बैक्टीरिया एक ही है जिसका कितना टाइप है? 2 टाइप है। तो इसी वजह से उसका कहा गया कि ही यूज्ड 2 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियम। ठीक है। बैक्टीरियम था कौन? डिप्लोकोकस था। देखिए एक वर्ड है यहाँ कोकस। कोकस का मतलब होता है राउंडेड शेप, यानी गोल गोल। डिप्लो का मतलब होता है कि 2 बैक्टीरिया आपस में, 2 राउंडेड बैक्टीरिया आपस में एक साथ आ गया इस तरीके से। एक बैक्टीरिया यानी एक कोकस
2 कोकस एक साथ आ गया इस तरह के शेप वाला बैक्टीरिया, तो ये कहलाएगा डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। क्या कहलाएगा? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। तो ये डिप्लोकोकस जो बैक्टीरिया था, इसका दूसरा नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, क्योंकि ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता था। तो तीसरा इसका नाम है न्यूमोकोकस। तो न्यूमोकोकस का जो 2 स्ट्रेन हुआ, वो दोनों स्ट्रेन था कौन कौन? तो अब इसे समझ लीजिए। एक था S3 और दूसरा था कौन सा? R2। एस का मतलब हो गया स्मूथ, R का मतलब हो गया रफ। अब समझिए, डिप्लोकोकस या स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी है, उसका शेप किस तरीके का है? राउंडेड शेप का है। इसी राउंडेड शेप में यदि क्या हो गया, इसके ऊपर एक स्पेशल तरीके का कवर चढ़ गया, जो कि काफ़ी चिकना था, जो काफ़ी क्या था? इस तरीके से चिकनाई भरा था। तो ये हो गया स्मूथ, तो यानी ये हो गया S3 स्ट्रेन ऑफ द डिप्लोकोकस या स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। और वैसा कोई बैक्टीरिया जो केवल राउंडेड और एक साथ दो एक साथ एसोसिएटेड था, इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं था, कोई भी कैप्सूल नहीं था, तो वो हो गया कौन सा? रफ न्यूमोकोकस स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। इसमें भी कई वेरिएंट होता है, तो ये इन्होंने यूज किया था R2 और S3। ठीक है, S3 का मतलब हो गया स्मूथ और कैप्सुलेटेड, विच हैव ए म्यूकस कोट। इसके ऊपर जो कवर लगा हुआ होता है, देखिए इसमें ये सब डिप्लोकोकस है, S3 टाइप है। और सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये म्यूकस का कोट है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। एंड प्रोड्यूस साइनी कॉलोनीज। आपको पता है कि जब इसके ऊपर म्यूकस होगा और ढेर सारे इस तरह के बैक्टीरिया एक साथ होंगे, तो वो काफ़ी क्या होगा? साइन करेगा। यानी ये बना रहा था कैसा कॉलोनीज? साइनी कॉलोनी बना रहा था। वही आप देखिए कि रफ और नॉन कैप्सुलेटेड जो स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी था, उसके ऊपर म्यूकस कोट एब्सेंट था, म्यूकस कोट एब्सेंट एंड प्रोड्यूस्ड रफ कॉलोनीज। ठीक है, लेकिन दोनों में आपको क्या याद रखना है कि जो S3 टाइप ऑफ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है, वो वायरुलेंट था। वायरुलेंट कहने का मतलब कि जो क्या करे? रोग उत्पन्न करे, एंड काउज निमोनिया। और ये निमोनिया को क्या करता था? काउज करता था। अब किसी को निमोनिया होगा तो डेथ होना तो तय है, यानी डेथ कॉजिंग कोई एजेंट था, तो वो था कौन? S3 टाइप ऑफ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। लेकिन जो रफ वाले थे R2, वो नॉन वायरुलेंट थे। नॉन वायरुलेंट होने की वजह से ये कोई भी निमोनिया कॉज नहीं करते थे, और ये किसी भी इन्फेक्शन में इसका लगा भी R2 न्यूमोकोकस का, तो उसे कोई डिजीज वगैरह होता नहीं था। आप एक चीज़ यहाँ रिमेंबर करके रखेंगे कि R2 और S3 में मात्र एक ही चीज़ का डिफरेंसेज है। किस चीज़ का डिफरेंस है? कि R2 के ऊपर कोई भी म्यूकस का मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी कैप्सुलेटेड मेम्ब्रेन नहीं है। वही S3 के सरफेस के ऊपर क्या है? कैप्सुलेटेड मेम्ब्रेन है। अब इस कैप्सुलेटेड मेम्ब्रेन को बनाने वाला कोई ना कोई तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, जिसकी वजह से ये बन रहा होगा। इसी से पता चलेगा कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। चलिए आगे देखते हैं। इतना कहानी तो आपको समझ में आ गया होगा। ये केवल अभी प्रॉपर्टीज़ है, अभी एक्सपेरिमेंट इनका नहीं था। तो चलिए अब इनके हम एक्सपेरिमेंट पे बात कर लें। देखिए इन्होंने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया। आप ध्यान से सुनेंगे तो सीखेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये तो सिनेमा है नहीं, ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में आपको क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लासरूम में भी रखना पड़ता है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या किया वो देखिए। एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया 3-4 टाइप का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये क्या, फोर्थ। इन्होंने एक चूहिया लिया, एक चूहिया नहीं लिया, कई चूहिया लिया, क्योंकि चूहिया मर जाएगा तो दूसरे चूहिया पे यूज होगा।
देखिए एस स्ट्रेन, यानी एस स्ट्रेन जनरल लिख दिए हैं, एक्चुअली ये क्या है, एस थर्ड स्ट्रेन है न्यूमोकोकस बैक्टीरिया का। इन्होंने क्या किया कि सिरिंज के माध्यम से इंजेक्ट कर दिया किसमें, माइस में। अब आपको पता है कि एस थर्ड टाइप स्ट्रेन ऑफ द न्यूमोकोकस बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है। तो इस चूहिया, इस माइस को हो गया क्या, निमोनिया। निमोनिया हो जाने की वजह से ये माइस का क्या हो गया, डेथ हो गया, माइस मर गया। क्लियर। आर स्ट्रेन यानी आप समझिएगा कौन सा, R2 स्ट्रेन, यही इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्टेड किया गया किसी भी चूहिया में, तो चूहिया नहीं मरी, जिंदा रही। क्यों रही, क्योंकि आर स्ट्रेन न्यूमोनिया कॉज नहीं कर पा रहा था। क्लियर। इस वजह से चूहिया नहीं मरी। ठीक है। अब किसी न किसी साइंटिस्ट का दिमाग तो खुराफात वाला होता है, वो यहाँ से कहाँ मानने वाले थे। तब उन्होंने क्या करवाया कि जो निमोनिया जो कॉज कर रहा था H3 स्ट्रेन, उसको इन्होंने हीट किया। तो हीट करने के बाद जाहिर सी बात है कि वो बैक्टीरिया क्या होगा, मर जाएगा। तो हीट एंड किल्ड इसको बोलेंगे, हीट एंड किल्ड कर दिया। और हीट एंड किल्ड वाले मटेरियल को लेकर उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया किस चीज़ में, माइस में। माइस मरी नहीं, निमोनिया कॉज नहीं हुआ और माइस मरी नहीं, माइस लाइव्ड। ठीक है। फिर यहाँ से भी उनको संतुष्टि नहीं मिलने वाला था, तब उन्होंने क्या किया, आगे देखिए फोर्थ वाले एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में आप देखिए कि क्या हुआ। फोर्थ वाले एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में आप देखिए, उतना तो आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आप कंक्लूजन पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो देखिए एस स्ट्रेन जो निमोनिया को कॉज कर रहा था, जिसके वजह से माइस का डेथ हो जा रहा था, उसको अगेन इन्होंने हीट एंड किल्ड कर दिया, मार दिया। मारने के बाद जो आर स्ट्रेन वाला, जो कोई निमोनिया कॉज नहीं कर रहा था, और वो लिविंग के साथ इन्होंने इसके मटेरियल को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और आफ्टर मिक्सिंग, ये लिविंग R2 स्ट्रेन बैक्टीरिया है और इस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हिट किया गया है और उसको मार दिया गया है। लेकिन अब मारने के बाद भी तो कुछ मटेरियल इसके अंदर तो बचेगा ही। वो सारे को मिक्स कर दिए किसके साथ, आर स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया के साथ इन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इंजेक्शन के हेल्प से इंजेक्ट कर दिया किस चीज़ में, माइस में। रिजल्ट क्या हुआ, माइस का डेथ हो गया। देखिए माइस का क्या हो गया, डेथ हो गया। अब इनका दिमाग यहाँ चलना बंद हो गया, सोचने लगे ऐसे कैसे हुआ। जब हीट एंड किल्ड एस स्ट्रेन को अकेले हम किसी माइस में इंजेक्ट कर रहे थे तो माइस का डेथ नहीं हो रहा था, वो लिविंग था। आर स्ट्रेन को जब हम अकेले किसी माइस में इंजेक्ट कर रहे थे तब भी माइस का डेथ नहीं होता था। लेकिन एस स्ट्रेन जो हीट एंड किल्ड है, उसे जब आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया और मिक्सिंग के बाद जब इंजेक्ट किया गया तो माइस का क्या हो गया, डेथ हो गया। तब इन्होंने सोचा कि मारने के बाद भी, एस स्ट्रेन को हिट एंड किल करने के बाद भी, इसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा मटेरियल है जो जा कर के आर स्ट्रेन में कुछ न कुछ बदलाव कर दे रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, चूहिया मर जा रही है। और बदलाव इतना ही नहीं कर रहा है, हुआ क्या कि जब चूहिया का पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम में क्या मिला, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिलना शुरू हुआ, जिसको पहले क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। तो यहाँ हमने लिखा है क्या, माइस डाइड और आफ्टर पोस्टमार्टम क्या हुआ, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिविंग वर फाउंड इन द माइस बॉडी। अब सोचिए आप यहाँ क्या हुआ, एस स्ट्रेन को तो हिट एंड किल किया गया था, माइस में डाला गया था किसके साथ मिला करके, आर स्ट्रेन के साथ। तो माइस का डेथ हुआ और डेथ होने के बाद माइस के बॉडी से मिलना शुरू हो गया कौन सा, एस स्ट्रेन, H3 स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, वो भी कैसा, लिविंग। तो लिविंग मिला कैसे,
तो हुआ क्या कि जो ये आर स्ट्रेन जो डिप्लोकोकस ये जो बैक्टीरिया था, ठीक है, इस स्ट्रेन का कुछ न कुछ मटेरियल इसके पास गया, इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करने के बाद इसके ऊपर एक स्पेशल तरीके का कैप्सूल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इस कैप्सूल का जो फॉर्मेशन हुआ, अब ये कैप्सूल के फॉर्मेशन होने की वजह से अब तो ये जो आर स्ट्रेन टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया था वो कन्वर्ट कर गया किस चीज़ में, S3 टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। अब ये कॉज करने लगा क्या, न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया जैसे ही कॉज किया माइस का क्या हो गया, डेथ हो गया। तो जो ग्रिफिथ साहब थे उन्होंने कंक्लूड किया कि कुछ न कुछ मटेरियल है जो हीट किल्ड इस स्ट्रेन से भी ट्रांसफ़र कर जा रहा है आर स्ट्रेन में, और इसी मटेरियल को उन्होंने क्या कहा, जेनेटिक मटेरियल कहा। अब ये कौन सा मटेरियल था केमिकली इन्हें नहीं पता, लेकिन इतना तक तो इन्होंने पता लगा ही दिया था कि सम रफ बैक्टीरिया जो नॉन वायलेंट था वर ट्रांसफॉर्म इनटू द स्मूथ टाइप ऑफ द बैक्टीरियम, जो कि क्या हो गया था, वायलेंट हो गया था। क्लियर। लेकिन ग्रिफिथ को ये नहीं पता था कि कौन ऐसा मटेरियल है, यहाँ कौन ऐसा मटेरियल है जो चला जा रहा है किस चीज़ में, आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर रहा है किस चीज़ में, S3 टाइप ऑफ द बैक्टीरिया में। ये इनको पता नहीं था। तो इनको तो ये तो कम से कम पता चला कि भाई कुछ न कुछ तो जेनेटिक मटेरियल है। तो अब आगे हम पता लगाएंगे कि DNA ही ये मटेरियल है। तो आगे वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग समझेंगे बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में। तो देखिए, अब देखिए इसको, आपको यहाँ से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगले वैज्ञानिकों ने कुछ न कुछ इसमें काम किया। क्या काम किया है आप यहाँ देखिए, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें उसको आगे बढ़ाए 3 साइंटिस्ट, जिनका नाम था अवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी 1944 में। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था, 1928 में। सोच लीजिए कि इस चीज़ को पता लगाने में कितना साल लग गया, 14 और प्लस 2 16 साल का टाइम लग गया। साइंस में जल्दी कुछ भी नहीं होता। यदि आप सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी इसको हम समझ लें तो 5 मिनट में तक ही आप समझ पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, ठीक उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। क्या क्या किया, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉज कर रहा था न्यूमोनिया, कौन सा टाइप, S3 टाइप डिजीज व्हेन कैप्सूल इज प्रेजेंट, कैप्सूल प्रोडक्शन इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। इन लोगों ने ये पता लगा लिया कि जो कैप्सूल का फॉर्मेशन R2 के ऊपर हो रहा था वो जेनेटिक कंट्रोल के जरिए हो रहा था। कैसे हो रहा था, अब ये पूरे एक्सपेरिमेंट को आप समझिए। इस इन वाइट्रो एक्सपेरिमेंट में लेबोरेटरी के अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और नल भी के साथ कर रहे हैं। तो ये इन वाइट्रो, एक होता है इन वाइवो एक्सपेरिमेंट और एक होता है इन वाइट्रो एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट है इन वाइट्रो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया, देखिए R2, केवल R लिखे हैं तो आप समझिएगा कौन, R2 जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया था वो कैसा था, नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट डिप्लोकोकस था। देखिए नॉन वायलेंट कब था, जब इसके ऊपर कोई म्यूकस का मेम्ब्रेन नहीं था और नहीं ही है। इन्होंने सबसे पहले यहीं से शुरुआत किया है, यानी R2 है, यदि हो जाता तो क्या हो जाता, S3 हो जाता। तो इन्होंने क्या किया कि R2 नॉन वायलेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने ले लिया, पहले से ले लिया है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि दूसरे टेस्ट ट्यूब में
डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। डीएनए को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया? फ्रॉम H3 यानी कौन सा? जो कि काउज करता था निमोनिया। उसके हीट एंड किल्ड करने के बाद उसमें से केवल इन्होंने क्या निकाला? डीएनए निकाला H3 का, और इस डीएनए को मिक्स्ड कर दिया किसके साथ? ये जो लिविंग R2 नॉन वायलेंट जो बैक्टीरिया जिस टेस्ट ट्यूब में लिया था उसके साथ इन्होंने क्या किया? मिक्स कर दिया। ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग कुछ दिनों के बाद इन्हें क्या फाइंड आउट हुआ है कि जब कुछ इसमें से मेनी सेल्स जो थे आर टाइप के मिले बैक्टीरियम का, जो कि नॉन वायलेंट था, जो कि पहले से इसमें था ऑलरेडी, और कुछ फ्यू सेल्स ऑफ H3 टाइप बैक्टीरियम इसमें फाउंड हो गया। कैसे हो गया? तो इसका मतलब है कि ये जो डीएनए है वो डीएनए ट्रांसफ़र कर गया किस में? R2 वाले नॉन वायलेंट बैक्टीरिया में, और इस डीएनए के वजह से इसके ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। और म्यूकस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ तो R2 टाइप ऑफ नॉन वायलेंट बैक्टीरियम न्यूमोकोकस कन्वर्ट कर गया किस चीज़ में? H3 टाइप ऑफ बैक्टीरियम, जो कि वायलेंट था और काउज कर रहा था क्या? काउज डेथ ऑफ द माइस। तो इसी से पता चला कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। हेंस जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, क्योंकि डीएनए को ही ट्रांसफ़र किया गया था किस चीज़ में? R2 नॉन वायलेंट लिविंग बैक्टीरिया के साथ। एक्सट्रैक्ट इज नॉन वायलेंट बट लिविंग H3 इज वायलेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसके पता लगाने वाले 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एविडेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट विद द बैक्टीरियोफाज। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप ध्यान से इसे देखिएगा और समझिएगा। आर यू